नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। 9 PM की शुरुआत करेंगे। रूसी राष्ट्रपति पुतिन भारत के दौरे पर है। आज रूसी राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी की फिर से मुलाकात हुई। द्विपक्षीय बातचीत में भारत रूस के बीच कई अहम समझौते हुए हैं। वहीं आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुतिन के सम्मान में डिनर भी दिया। रिपोर्ट देखिए। भारत दौरे पर आए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 24 घंटे में 3 बार मुलाकात की है। दोनों नेताओं ने साथ में प्राइवेट डिनर, द्विपक्षीय बातचीत, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंडिया रूस बिजनेस फोरम की बैठक को संबोधित किया। हालांकि इस दौरान दोनों देशों के बीच भी किसी बड़े डिफेंस डील का ऐलान नहीं किया गया। इससे पहले कई रिपोर्ट्स में भारत रूस के बीच किसी लड़ाकू विमान या बड़े रक्षा सौदे होने की बात कही जा रही थी। भारत रूस के बीच 19 समझौतों पर मुहर लगी है। इनका मकसद भारत रूस व्यापार बढ़ाना है। भारत रूस के बीच शिप बिल्डिंग में सहयोग होगा। भारतीय नाविकों को बर्फीले समुद्री इलाकों में जहाज चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। नई शिपिंग लेन पर निवेश होगा। सिविल न्यूक्लियर ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों पर समझौता हुआ। वहीं पीएम मोदी ने रूस को सबसे करीबी सहयोगियों में से एक बताया है। उन्होंने कहा कि भारत और रूस के बीच की दोस्ती ध्रुव तारे की तरह स्थिर और अटल है। साथियों, हम अलग अलग विषयों को लेकर के भी, जैसा अभी पीयूष जी ने उल्लेख किया था और जैसा राष्ट्रपति जी ने जो संभावनाओं का वर्णन किया है, उसे देखते हुए हम बहुत कम समय में बहुत बड़े लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। बिजनेस हो या डिप्लोमेसी, किसी भी साझेदारी की नींव आपसी विश्वास है। भारत रूस संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति यही विश्वास है। यह हमारे साझे प्रयासों को दिशा भी देता है और गति भी देता है। यही वह लॉन्च पैड है जो हमें नए सपनों, नई आकांक्षाओं की उड़ान भरने के लिए प्रेरित करता है। दूसरी तरफ पुतिन ने कहा कि उनकी टीम सिर्फ तेल और गैस पर बात करने या सौदे करने के लिए भारत नहीं आई है। वे भारत के साथ हर क्षेत्र में रिश्ते और व्यापार बढ़ाना चाहते हैं। इसके अलावा पुतिन ने अगले साल मॉस्को में होने वाले भारत रूस शिखर सम्मेलन के लिए पीएम मोदी को न्योता दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। देश भर में इंडिगो संकट के बाद डीजीसीए ने हरकत में आते हुए अपना पहले वाला आदेश वापस ले लिया है। डीजीसीए ने हवाई कर्मचारियों के लिए वीकली रेस्ट वाला अपना आदेश वापस लेने का फैसला किया। डीजीसीए ने इस बारे में एक लेटर जारी कर जानकारी दी। बता दें कि नए वीकली रेस्ट के आदेश के कारण इंडिगो को पायलटों की कमी का सामना करना पड़ रहा था, जिसके कारण पिछले 4 दिनों में उसकी 1300 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो गई थी। डीजीसीए का यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हुआ। डीजीसीए ने अपने आदेश में कहा कि विभिन्न एयरलाइन की तरफ से इस बार में लगातार शिकायतें मिल रही थी। ऐसे में विमानों की आवाजाही को ठीक करने के लिए वीकली रेस्ट वाला आदेश वापस लेने का फैसला किया गया है। डीजीसीए के फैसले के बाद एयरलाइंस और यात्रियों ने राहत की सांस ली है। उधर नागर विमानन मंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात कर पूरे हालात की जानकारी दी। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन सदन में प्रश्नकाल के दौरान कई अहम मुद्दे उठाए गए। कांग्रेस विधायक चंदा सुरेंद्र सिंह गौर ने खरगापुर क्षेत्र में कई जगहों पर विद्युतीकरण न होने का सवाल उठाया। उनका आरोप था कि निर्देश देने के बावजूद अधिकारियों ने काम शुरू नहीं किया। मंत्री तुलसी सिलावट ने जवाब देते हुए कहा कि विद्युतीकरण का कार्य जारी है और मंजरे टोले की प्रक्रिया सर्वे के आधार पर आगे बढ़ाई जा रही है। इसी दौरान भाजपा विधायक कालू सिंह ठाकुर ने नगर परिषद में भ्रष्टाचार का भी मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि सफाई कर्मियों के नाम पर ज्यादा बिल लगाए जाते हैं, जिससे जनता में रोष है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जवाब दिया कि धामनोर बड़ा क्षेत्र है, वहां के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है और संबंधित सीएमओ को हटाया जाएगा। इसके अलावा बीजेपी विधायक भगवान दास सबनानी ने राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में हुए भ्रष्टाचार और गलत जानकारी देकर NASC ग्रेड लेने का मुद्दा उठाया। मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि भ्रष्टाचार मामले में तत्कालीन कुलपति सहित अन्य आरोपियों पर FIR दर्ज है।
साथ ही कहा कि इस मामले की जांच के लिए समिति बनाई गई है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। सदन में कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया ने सिंगरौली में जंगल कटाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि आदिवासियों को कोयला खदानों के लिए बेघर किया जा रहा है और 6 लाख से अधिक पेड़ काटे गए। जवाब में मंत्री दिलीप अहिरवार ने बताया कि नियम के तहत पेड़ काटे गए और 98 करोड़ रुपए वृक्षारोपण के लिए प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शुक्रवार को ग्वालियर दौरे पर रहे, जहां वे हरिभूमि आईएनएच के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी के निवास पर पहुंचे। सीएम साय ने डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी के पिता पंडित कीर्ति नारायण द्विवेदी को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह, भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे, कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह शुक्रवार को ग्वालियर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आईएनएच हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी के पिता पंडित कीर्ति नारायण द्विवेदी के निधन पर उनके निवास जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने डॉक्टर द्विवेदी की माताजी और परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना दी और बताया कि द्विवेदी परिवार से उनके पुराने पारिवारिक संबंध हैं। मीडिया से चर्चा में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया मुलाकात और हुए समझौतों को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि भारत और रूस दशकों से एक दूसरे के सबसे विश्वसनीय मित्र रहे हैं। जब भी भारत कठिन दौर से गुजरा, रूस साथ खड़ा रहा है। ऐतिहासिक अवसर है और परंपरागत रूप से भारत और रूस, रशिया आज से नहीं 50-60 साल के राजनीतिक ध्रुवीकरण में देखेंगे तो सबसे नज़दीकी मित्र यदि भारत का रहा है तो रशिया रहा। जब जब भारत पे कभी दिक्कत आई है तो वो खड़े रहे, इसलिए पुराने मित्र हैं और मोदी जी ने उस संबंध को और आगे बढ़ा दिया है। तो मुझे लगता है कि जो आज एग्रीमेंट हुए हैं सुरक्षा से और बाकी संबंध में, वो देश की सुरक्षा के लिए दोनों देश के संबंध बनाने के लिए ऐतिहासिक है। छत्तीसगढ़ से बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल निजी कार्यक्रम में शामिल होने ग्वालियर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ में बढ़ाई गई जमीनों की कीमत मामले के साथ ही ममता बनर्जी सहित अन्य राजनीतिक मसलों पर बयान दिया। सांसद अग्रवाल हरिभूमि और आईएनएच चैनल के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी के पिता के निधन के बाद ग्वालियर में डॉक्टर द्विवेदी के पैतृक निवास पर श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे थे। इस दौरान सांसद अग्रवाल ने डॉक्टर द्विवेदी से अपने पारिवारिक संबंध बताते हुए उनके पिता को श्रद्धांजलि अर्पित की और परिवार को सांत्वना दी। इस दौरान मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में जमीन की कीमत बढ़ने से लोगों में असंतोष को देखते हुए मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर कुछ सुझाव दिए हैं। वहीं एक सवाल पर सांसद अग्रवाल ने कहा, कांग्रेस को पहले अपने 5 साल के काम पर ब्लैक पत्र जारी करना चाहिए। दिल्ली में सदन के बाहर विपक्ष के हंगामों पर उन्होंने कहा कि सदन अखाड़ा नहीं है, चर्चा के लिए होता है जहां देश और अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाया जाता है, परंतु कांग्रेस समय बर्बाद करती है। वहीं टीएमसी विधायक के बाबरी मस्जिद के बयान पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, मुझे लगता है उनको भारत में रहना ही नहीं चाहिए। ममता तो सिर्फ राजनीति के लिए है, उन्हें देश से, समाज से कोई लेना देना नहीं है। हिमांशु जी हम सब लोगों के पारिवारिक सदस्य हैं, दुख सुख में के भागीदार हैं। दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जमीनों की गाइडलाइन को लेकर जो नई गाइडलाइन जारी की गई हैं वित्तीय वर्ष के बीच में, उसके कारण बहुत ज़्यादा असंतोष है। तो उसको लेकर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर कुछ सुझाव दिए हैं और उनसे आग्रह किया है कि इससे पूरे छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी, आम आदमी को, किसान को बहुत परेशानी होगी। तो अभी इसको स्थगित कर इसके लिए कुछ इस तरह कमेटी बनाई जाए, वो उसके ऊपर में विचार करे और विचार करने के बाद अगले वित्तीय वर्ष में इसको लागू करे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ग्वालियर में आज कई वरिष्ठ भाजपा नेता आईएनएच न्यूज और हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी के निवास पर पहुंचे। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी के पिता स्वर्गीय कीर्ति नारायण द्विवेदी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके साथ नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट और संगठन महामंत्री
हितानंद शर्मा भी उपस्थित रहे। सभी नेताओं ने डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी और परिवार को सांत्वना दी। बता दें कि कीर्ति नारायण द्विवेदी का निधन 25 नवंबर को हुआ था। सभी नेताओं ने उनके योगदान और सामाजिक सेवाओं को याद करते हुए शोक संवेदना व्यक्त की। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता युवा मोर्चा की कार्यकारिणी का गठन जल्द होने जा रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा की नई टीम में इस बार अंडर 35 को ही शामिल किया जाएगा। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है ओवर एज लोग टीम में शामिल न हो पाए। इसकी बड़ी वजह यह भी है, भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिया खुद भी 35 साल से कम के हैं, इसलिए उनकी टीम भी अंडर 35 युवाओं से लैस होगी। दरअसल इस बार संगठन चुनाव में यह तय किया गया था, मंडल अध्यक्ष के लिए 45 साल और जिला अध्यक्ष के लिए 60 साल की उम्र के लोगों को ही जिम्मेदारी दी जाएगी। इसी तरह भारतीय जनता युवा मोर्चा में भी पदाधिकारियों को 35 साल से कम उम्र के नियुक्त किए जाएंगे। इसी फॉर्मूले के तहत सभी जिलों में अंडर 35 युवा ही अध्यक्ष बनाए गए। अब प्रदेश कार्यकारिणी में भी अंडर 35 युवाओं को ही अवसर मिलेगा। दरअसल संगठन ने पिछले अनुभवों से यह निर्णय लिया है कि मंडल अध्यक्ष के लिए 45 साल और जिला अध्यक्ष के लिए 60 साल की उम्र सीमा रखी जाएगी, जबकि भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों के लिए अब केवल 35 साल तक की ही आयु पात्र होगी। पिछली बार ओवर एज पदाधिकारियों को नियुक्त करने को लेकर संगठन में विवाद हुआ था। इस बार यह स्थिति दोहराई नहीं जाएगी। पार्टी का मानना है कि इस फैसले से पार्टी के कार्यकर्ताओं में न केवल स्पष्टता आई है, बल्कि भविष्य में नियुक्तियों में पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नवनियुक्त 41 जिला अध्यक्षों की बैठक कल राजीव भवन में होगी, रायपुर की। बैठक की शुरुआत शपथ ग्रहण से की जाएगी, जिसके बाद वरिष्ठ नेताओं के साथ संगठन की आगामी रणनीति पर चर्चा होगी। 14 दिसंबर को दिल्ली में होने वाले बड़े विरोध प्रदर्शन की तैयारियों पर भी रोड मैप तय किया जाएगा। बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर राहुल गांधी नए जिला अध्यक्षों को 10 दिवसीय ट्रेनिंग देंगे। इसमें संगठन संचालन, नेतृत्व कौशल, बूथ मैनेजमेंट और मुद्दों की समझ सिखाई जाएगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम बस्तर में होने की संभावना है। अग्रवाल और सिंधी समाज के इष्ट देव के खिलाफ भड़काऊ बयान देने के मामले में भगोड़ा घोषित जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी प्रमुख अमित बघेल ने देवेंद्र नगर थाने में सरेंडर किया। सरेंडर के दौरान भारी पुलिस बल और दोनों संगठनों के समर्थक मौजूद रहे। उनके खिलाफ देवेंद्र नगर और कोतवाली थाने में प्रकरण दर्ज थे। न मिलने पर रायपुर पुलिस ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर 5,000 रुपए का इनाम रखा था। समर्थकों ने पुलिस पर सरेंडर के वक्त अनावश्यक माहौल बनाने और झूमा झटकी का आरोप लगाया। प्रवक्ताओं ने बघेल की जल्द रिहाई की मांग की ताकि वे अपनी मां की अंत्येष्टि कर सकें। बता दें कि 27 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति तोड़फोड़ विवाद के बाद बघेल ने अग्रसेन महाराज व झूलेलाल पर टिप्पणी की थी। पुलिस ने मूर्ति तोड़ने वाले मानसिक रूप से बीमार आरोपी को अगले दिन गिरफ्तार कर लिया था। राजधानी रायपुर में सिंधी समाज के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के आरोप में जो है अमित बघेल की गिरफ्तारी यहां पर कर ली गई है। थाना देवेंद्र नगर में आप देखेंगे तमाम जो कार्यकर्ता है, समर्थक है, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना के प्रमुख अमित बघेल को गिरफ्तार यहाँ पर किया गया है। बताया जा रहा है समर्थकों के द्वारा वे यहाँ पर सरेंडर करने आए थे। छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना के कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद है, कार्यकर्ता। क्या कहेंगे, अमित बघेल को गिरफ्तार किया गया है? सबसे पहले तो भैया जो आप बात बोले तो सुधारना चाहता हूँ। भैया यहाँ पे सरेंडर कर रहा है, गिरफ्तारी देने आ रही से। भैया यहाँ शांतिपूर्वक गिरफ्तारी सरेंडर दे आ रही से, मगर आप देखो शासन प्रशासन है, पुलिस बल है, कैसे झने झपटे करके अपन सेनानी मल्ला ही करी से भैया शांतिपूर्वक। अगर क्रांति सेना के तेवाल हर कोई वाकिफ है, अगर क्रांति सेना चाहती तो पूरा भीड़ भाव देती, मगर हमारे भगवान मिले ला रहे हैं काबर की भैया गिरफ्तारी दिला रही से। तो कोर्ट क्यों नहीं गए सरेंडर करने के लिए? थाने में आए और अब गिरफ्तार कर लिया गया उनको। कोर्ट एक वजह से काबर के भैया संविधान ला मानने वाला है। पुलिस प्रशासन के नाकामी रही से कि भैया लटका दिले पकड़ नहीं सकी से, भैया जुड़ नहीं सकी। तो भैया संविधान के तहत जैसे भैया पहले बोल रहे थे कि 5 तारीख को मैं अपन आपला सरेंडर करूं करके, वही माध्यम से चुपचाप शांतिपूर्वक सरेंडर देवर आ रही से।
तो सिंधी समाज के खिलाफ टिप्पणी का मामला था ये पूरा, जिसमें अमित बघेल की फरारी जो है वो घोषित की गई थी, जिसके बाद आज छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना के प्रमुख जो अमित बघेल है वो यहाँ पर सरेंडर करने के लिए आया था। फिलहाल देवेंद्र नगर थाना पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। कुछ ही देर में उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और आगे की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। कैमरा पर्सन मलकीत सिंह के साथ मोहम्मद सैन, 7 टाइम। सीधी शहर में शुक्रवार की सुबह खोखर हाई स्कूल के प्रभारी प्राचार्य अभिमन्यु सिंह के ठिकानों पर ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई की। 50 सदस्यीय ईओडब्ल्यू की 6 टीम ने एक साथ 6 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई शुरू की। यह कार्रवाई सुबह करीब 5 बजे तब शुरू हुई जब अभिमन्यु सिंह और उनका परिवार गहरी नींद में था। सीधी के अमहा की ऊंची हवेली, पुश्तैनी घर, ग्राम मड़वास और कुसमी क्षेत्र में स्थित संपत्तियों की जांच कर रही है टीम ने जैसे ही घर का दरवाजा खटखटाया, प्राचार्य अभिमन्यु सिंह ने दरवाजा खोला और अचानक 13 सदस्यीय टीम अंदर दाखिल हो गई। इसके साथ ही अन्य स्थानों पर भी अलग अलग टीमें पहुंची। निरीक्षक हरीश कुमार द्विवेदी ने ये बताया कि 2 महीने पहले रीवा ईओडब्ल्यू कार्यालय में दर्ज हुई शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की जा रही है। टीम प्राचार्य से जुड़े वाहनों के दस्तावेज, बैंक रिकॉर्ड, जमीन और मकान से संबंधित कागजात सहित कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को कब्जे में लेने में जुटी है। अभी तक कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए जा चुके हैं। प्रकोष्ठ मुख्यालय मध्य प्रदेश भोपाल में एक शिकायत आई थी। उस शिकायत की वो सत्यापन किया गया। सत्यापन उपरांत जो भी प्रकरण हमारे द्वारा पंजीबद्ध किया गया उसमें हम अपनी प्रोसीडिंग कार्रवाई के लिए आए हैं। हमारी कार्रवाई अभी जारी है। अभी ये हमारा और भी स्थान हो सकते हैं, कई जगह हम पे हमारी कार्रवाई चल रही है। सारा जब हम कंक्लूड करेंगे तब इसके बारे में आपको बता पाएंगे। इंदौर पुलिस ने महिलाओं को बहला फुसलाकर संबंध बनाने, ब्लैकमेल करने और जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक आरोपी को दिल्ली से और दूसरे को इंदौर से पकड़ा गया है। इस मामले में तिलक नगर थाना क्षेत्र में रहने वाले एक युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी शादी से पहले एक युवक हमस उसे लगातार परेशान करता था और उससे जबरन संबंध बनाने का दबाव डालता था। फिलहाल दोनों से पूछताछ की जा रही है और पुलिस ये भी जांच कर रही है कि कहीं और भी कोई पीड़ित तो नहीं है। तेरा क्या नाम अभी बता? हमसे शेख नाम है तेरा। कहाँ रहता है तू? संचार नगर रहता है। तेरा क्या नाम है? रेहान लाहौरी। रेहान लाहौरी। तू क्या करता है? पढ़ाई। कौन सी क्लास में? 11th में। सिगरेट पीता है ना? नशा भी करता है तू? नहीं, नशा नहीं करता। सिगरेट पीने का मतलब नशा ही होता है ना? अच्छा, तू यहाँ किसको लेके घूम रहा? देखो किसके साथ पकड़ा आएगा? लड़कियों के साथ। कौन सी लड़कियों के साथ? नाम बता। जानवी और सोनिया। अच्छा, ये तेरी कौन लगती है? ये मेरी दोस्त लगती है। तेरी दोस्त लगती है? तो पहली बार है इनके साथ। अच्छा, तेरी पहली बार आया और तेरी दोस्त लगती है की? पहली बार में दोस्ती हो गई तेरी? है, तू स्कूल में पढ़ता है, वो शादीशुदा है? तेरी कौन लगती है वो? मेरी दोस्त भैया। तेरी कैसे दोस्त लगती है? तेरी क्लास में है वो? तेरे को मालूम है वो शादीशुदा है? झूठ बोल रहा है? नहीं मालूम है, उनकी मम्मी से पूछ लीजिए। आप उनकी मम्मी को बोला हमने। कितने टाइम से दोस्त है तेरी वो? मेरी 3 साल से। 3 साल से तेरी दोस्त है की? अच्छा। का जो युवती है जो कि जिसका विवाह हो चुका था, उसके बाद भी एक लड़का जो था उसको परेशान करता, शादी से पहले ही परेशान करता था, शादी के लिए दबाव बनाता था और उसके बाद शादी होने के बाद भी इसको परेशान कर रहा था और इसके साथ संबंध बनाए थे शादी से पहले भी और इस शादी के बाद भी लगातार संबंध बनाने के लिए दबाव डालता था और बोलता था कि मुझसे शादी कर लो और धर्म परिवर्तन की भी बात कहता था। इसमें दुष्कर्म की विभिन्न धाराओं में और मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की सेक्शन 335 के तहत केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन लिया गया है। आरोपी हमस को गिरफ्तार कर लिया गया है। विदिशा में बदहाल सड़कों पर उड़ रही धूल से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले को लेकर शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला, जहां कांग्रेस पार्षद और कार्यकर्ता ने बुलाइजर मास्क और हाथ में मशीन लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नगर पालिका पहुंचे और शहर की बदहाल सड़कों पर उड़ रही धूल से बचने को लेकर सीएमओ को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सड़क सुधारने की मांग की। जी, रोडों पर बहुत धूल हो रही है। रोड पूरे हो रहे हैं, गड्ढे हो रहे हैं और उनमें धूल बहुत। बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं अपने बच्चों को सुबह स्कूल भेजती हूँ, खुद मास्क लगाकर भेजती हूँ और मेरे दोनों बच्चों को 1-2 दिन में नेबुलाइज की जरूरत पड़ती है। अभी हमारे द्वारा नगर पालिका द्वारा
2 दिन पूर्व 1 करोड़ की लागत से विधायक निधि के टेंडर लगाए गए हैं, जो डामरीकरण के टेंडर है। साथ में पीडब्ल्यूडी के द्वारा भी टेंडर लगाए गए हैं, जो 30 करोड़ की लागत के हैं, जो आने वाले समय में 1 महीने के अंदर सभी सड़कों का निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। आज मैं, मेरी पत्नी पार्षद हैं, जो मैं पार्षद प्रतिनिधि, दोनों शहर में जो रोडों की हालत पिछले कम से कम 3-4 महीने से बद से बदतर होती जा रही है। उन रोडों में इतनी धूल उड़ रही है कि छोटे छोटे बच्चों को अस्थमा हो रहा है, और वो अस्थमा होने के कारण डॉक्टरों की भीड़ लग रही है। डॉक्टरों ने मास्क अवेलेबल कराने की बात कर रहे हैं और नेबुलाइज करने की बात कर रहे हैं। खबर मुरैना से है, जहां दत्तपुरा सब्जी मंडी में मारपीट, दबंगों ने युवक के साथ मारपीट की। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। ये वीडियो आप देखिए कितने बेरहमी से यहां दबंग जो है वो युवक की पिटाई कर रहे हैं। ये मुरैना का वीडियो है जो कि सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। ये देखिए आप। हालांकि युवक ने भी पलटकर जवाब देने का प्रयास किया, लेकिन चूंकि संख्या दूसरी तरफ ज्यादा है इसलिए कुछ कर नहीं पाया। तो 9 PM में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए IANS 24/7। मुझे दीजिए इजाजत।